हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था पहले, ये अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। 42 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं इसके। यहाँ पे टेस्ट नंबर 43 अभी डिस्कस करेंगे हम। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं आप। अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलता है। बाद में आप लोग क्या करते हैं, हमें आके याद दिलाते हैं कि एग्जाम में अभी 15 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी हैं। तो वैसा मत कीजिए। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, जो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया? सबसे पहले तो गुट निरपेक्ष है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। जो नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत थे, उनके आधार पे इसकी स्थापना की गई थी। अभी ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, 19वां आयोजित हुआ है, ये कंपाला में हुआ है, युगांडा में। कहां पे? कंपाला, युगांडा में। और इसमें 120 सदस्य देश हैं इसके टोटल, और 120 सदस्य देशों में से 90 ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और जिसमें से 30 तो हेड ऑफ द स्टेट थे, 30 राष्ट्र अध्यक्ष थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। युगांडा के पास इसकी अध्यक्षता कब तक रहेगी? युगांडा नेम का अब अध्यक्ष है 2024 से, और 27 तक युगांडा के पास ही इसकी अध्यक्षता रहेगी। ए इसका करेक्ट आंसर है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये इसके लिए किसे नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? ये मिला है, देखिए, जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 2023 में अनाउंस किया गया था, और ये दिया गया है 2024 में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। गुलजार को दिया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों को ये दिया गया है। गुलजार हैं, गुलजार ना देके आपको संपूर्ण सिंह कालरा भी दिया जा सकता है। गुलजार का असली जो नाम है वो संपूर्ण सिंह कालरा है, और ये कवि रहे हैं, काफी फेमस उर्दू के कवि है। इसके अलावा जो रामभद्राचार्य, ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं, और संस्कृत जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य, और उर्दू को गुलजार साहब को दिया है। 2023 का है ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 2024 में दिया है। कौन सा विभाग एक समर्पित योजना वाइज किरण को कार्यान्वित कर रहा है? वाइज किरण ये एक योजना है, इसको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग इसका इम्प्लीमेंट कर रहा है? सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये वाइज किरण है क्या। वाइज किरण है विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। वाइज ये है विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण। ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक समर्पित योजना है, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे क्या होगा कि एक तो जेंडर जो इक्वलिटी है वो इसका मकसद है। दूसरा, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विमेन्स हैं, उनके द्वारा अपनी वैज्ञानिक यात्रा में समानता लाया जाना, या जो चुनौती है उनका समाधान करना, एक यूं कह सकते हैं समग्र दृष्टिकोण है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप वाइज की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाइज किरण। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा सिटी है इनमें से जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हर एंगल से इजी या टफ क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए हमें तैयारी करनी है। और ये पढ़ाया भी जा चुका है बहुत अच्छे से और आगे भी आपको ये करवाते रहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, ये भारत में टोटल 8 स्टेट से, कितने 8 राज्यों से होके गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए गुजरात में ये कहां से, गुजरात में जो सबसे नजदीकी है ये जसदान और अहमदाबाद। कहां से, जसदान और अहमदाबाद, यहां से होके गुजरती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है, वहां पे कालिंजर से होके गुजरती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और शादोली, यहां से होके गुजरती है। छत्तीसगढ़ की बात करें अगर तो ये छत्तीसगढ़ में सोनहत है, सोनहत एंड अंबिकापुरी, सोनहत और अंबिकापुरी से होके गुजरती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची। और पश्चिम बंगाल की बात करें हम, वेस्ट बंगाल में कहां से होके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कृष्णानगर और हुगली। और त्रिपुरा में ये उदयपुर, त्रिपुरा में उदयपुर के से होके गुजरती है। मिजोरम में है चंफाई, मिजोरम का चंफाई है। तो देखिए कालिंजर है, यहां से राजस्थान में होके गुजरती है। जसदान ये गुजरात का है। सोनहत है जो अभी हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ का है। अम्पानी से होके और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। एक्चुअली अम्पानी क्या है, एक है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है 82.5 डिग्री जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। और ये कहां से होके गुजरती है 82.5 डिग्री, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनसे होके गुजरती है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जो ओडिशा में गुजरती है वो अम्पानी से होके गुजरती है। अम्पानी यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री जो IST देशांतर है ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, वो गुजरता है यहां से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांसी, बस्ती, भदोई, चुनार, जौनपुर, यहां से होके गुजरती है, या मिर्जापुर। और ओडिशा में ये अम्पानी के अलावा जयपुर है, वहां से होके गुजरती है। नवरंगपुर है ओडिशा में, वहां से होके गुजरती है। छत्तीसगढ़ में भी 82.5 डिग्री ईस्ट गुजरता है, छत्तीसगढ़ में लोरना से। और आंध्र प्रदेश में नरसीपट्टनम, और छत्तीसगढ़ में ही लोरना के अलावा फुलीजरोर है, वहां से भी गुजरता है। तो ये 82.5 डिग्री है, ना कि 23.5 डिग्री। ये दोनों बता दिए हैं आपको, 82.5 कहां से गुजरता है और 23.5 डिग्री कहां से होके गुजरता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? लौना शब्द का प्रयोग ये किस खेल में किया जाता है? देखिए कबड्डी में एक टीम को 2 अंक का बोनस मिलता है। कितना मिलता है? 2 अंक का बोनस मिलता है। और वो कब दिया जाता है? जब सामने वाली टीम की जो टीम ए है और ये टीम बी है, टीम ए को 2 अंक का बोनस मिलता है अगर वो टीम बी को पूरी को ऑल आउट कर देते हैं। टीम बी ऑल आउट हो गई तो टीम ए को 2 बोनस मार्क्स मिलते हैं। किसमें? कबड्डी में। उसको कहा जाता है लौना। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 45% लोग अभी भी ऐसे हैं आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और सपोर्ट कीजिए हमारा। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरी है निसंकोच कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। अंग्रेजों द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? पहले भारत की राजधानी अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करती थी कोलकाता, और कोलकाता से इसको ट्रांसफर किया गया दिल्ली। तो ये कब किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसकी जो नींव रखी गई थी जॉर्ज पंचम के टाइम पे रखी गई थी, और उसको दिल्ली दरबार भी कहा जाता है। 12 दिसंबर 1911 को
12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के टाइम पे, जॉर्ज पंचम के टाइम पे ही भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की ये घोषणा की गई थी। और इसका उद्घाटन कब किया था? उद्घाटन हुआ था इसका 13 फरवरी 1931 में। 13 फरवरी 1931 को भारत के जो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन ने ही देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को, और इसका उद्घाटन हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पे 13 फरवरी 1931 को। वनस्पति और जीव जंतुओं में सबसे समृद्ध बायोम कौन सा है? रिचेस्ट बायोम पूछा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एक एनवायरमेंट से। पर्णपाती वन क्या है? पर्णपाती वन है पेड़ या जो पौधों की विशेषता वाला एक ऐसा जंगल जो सालाना अपनी पत्तियां गिराता रहता है। मतलब पर्णपाती का मतलब क्या है? इसकी पत्तियां गिरती रहती है साल भर। जैसे कि कोई जड़ी बूटियां हो गई या फर्न जैसे पौधे हो गए, वो होते हैं पर्णपाती, जो जिनकी पत्तियां गिरती है। चैपरल क्या है? इसको चैपरल को चापरल भी कहा जाता है। क्या? चापराल, चापराल भी कहा जाता है। और ये है क्या? भूमध्य सागरीय जो झाड़ियां हैं, भूमध्य सागरीय झाड़ियों वाला जो वन है या जो वो बायोम है, उसको चापराल, चैपरल ये कहा जाता है। और यहाँ की विशेषता क्या है? गर्म भी है, शुष्क भी है, हल्की गीली सर्दियां, ये यहाँ की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर और दक्षिण में ही है। भूमध्य रेखा के नॉर्थ और साउथ दोनों में है। लगभग 28 डिग्री तक फैला हुआ है ये। भूमध्य रेखा के 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ में फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन से आते हैं द्वीप या एरियाज या कंट्री या कॉन्टिनेंट? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडल अमेरिका, मैक्सिको या पैसिफिक आइलैंड, वो इसी में आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और जो सच्चे वर्षावन कहा जाता है, आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं होते हैं। इनमें जलवायु का जैसे कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। सभी महीनों में कम से कम यहाँ पे 2.4 इंच औसत बारिश रहती ही रहती है। इसलिए सबसे समृद्ध बायोम कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। टैगा की बात करें तो टैगा ये नॉर्थ यूरेशिया या नॉर्थ अमेरिका में जो उपार्कटिक प्रदेश हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये कोणधारी वृक्ष होते हैं। ये टैगा कोणधारी वृक्ष होते हैं। आपने पढ़ा होगा टुंड्रा, टुंड्रा और स्टेपीज, ये टैगा बायोम में पाए जाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट में करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो आपको भी अपनी तरफ से ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डे कोई सा भी एक पूछ लिया जाता है, जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में हर दिन के एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन किसी ना किसी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 28 फरवरी को क्या है? 1986 में, 1986 में जो NCSTC है, NCSTC राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, इसने भारत सरकार को अनुरोध किया था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित करने का। और भारत सरकार ने इसको बाद में स्वीकार कर लिया और 1986 में ही 28 फरवरी से को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कई बार हिंदी दिवस का पूछ लिया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का एक उदाहरण है? गुणात्मक शोध, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, गुणात्मक शोध है, इसमें क्या है, जो प्रतिभागी है अवलोकन या व्यक्तिगत अध्ययन, इस तरीके की जो विधियां हैं उनका उपयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा शोध है जो परिस्थिति या अभ्यास का एक कथात्मक हो, विवरणात्मक हो,
उसका परिणाम प्रदान करता है। इसमें जैसे आधारित सिद्धांत है। आधारित सिद्धांत एक व्यवस्थित विधि है और इसको काफी हद तक एक सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गुणात्मक जो शोध है उस पर लागू किया गया है। और इस विधि में आंकड़ों का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है या उनका विश्लेषण होता है, उसके माध्यम से जो परिकल्पनाएं हैं और जो सिद्धांत है उनका निर्माण किया जाता है। आधारित सिद्धांत में आगमनात्मक तर्क का भी अनुप्रयोग शामिल है, इसलिए आधारित सिद्धांत शोध गुणात्मक शोध का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रयोगात्मक शोध की बात करें तो प्रयोगात्मक शोध एक अध्ययन है जो वैज्ञानिक शोध रूपरेखा का ये सख्ती से पालन करता है और इसमें एक परिकल्पना शामिल है जो चर जो शोधकर्ता द्वारा संचालित किया जाता है और जो चर जिसको माप सकते हैं या जिसकी गणना कर सकते हैं या फिर उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ये होता है प्रयोगात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आधारित सिद्धांत परक शोध। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज ली जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज ली जाती है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी? लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटर की भाषा है। और इसको प्रोलॉग को 1972 में फ्रांस के थे एलन कॉलमेरो, उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने बनाया था। और इनके साथ में थे एलन कॉलमेयर और रॉबर्ट कोवाल्स्की। एलन कॉलमेयर और रॉबर्ट कोवाल्स्की ने इसको डिजाइन किया था प्रोलॉग को। ए इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके एग्जाम में आएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए सामान्यतः आयु सीमा क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा। सामान्यतः जनरली पूछा है, क्योंकि सामान्यतः क्यों? किसी बैंक में आप जाओगे तो वहां अलग एज मिलती है, दूसरे बैंक में अलग एज मिलती है, लेकिन जो जनरली सामान्यतः है, दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है उनमें क्या है? बैंकों का अपना अपना अलग और है इसमें एज क्राइटेरिया, लेकिन सामान्यतः जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना है, मुद्रा लोन योजना, उसमें जो एज है वो जनरली 18 से 65 साल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 2030 के दशक को घोषित किया है। 2021 टू 2030 ये जो दशक है इसको संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा दशक घोषित किया है? देखिए, क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक। क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक कौन सा है? यह है 2025 से और 2034 तक। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक है, ये 2021 से और 2030 तक का है। रेत और धूल के तूफानों से निपटने का जो दशक है, यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं हम, ये भी 2025 से और 2034 तक का है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक है, ये है 2024 से और 2033 तक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। 2021 से 30 के लिए घोषित किया है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक, बी इसका करेक्ट आंसर है। 1 मार्च को घोषित करता है जनरली संयुक्त राष्ट्र ये सब। तीर्थन घाटी, सेंज घाटी, जीवानाला घाटी और पार्वती घाटी किससे संबंधित है? ये अभी चर्चा में है और ये लगभग हर महीने, हर दूसरे महीने ये चर्चा में रहती है। ये जितनी भी तीर्थन घाटी, सेंज घाटी, जीवा घाटी, पार्वती घाटी हैं, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से संबंधित है। और ग्रेट जो हिमालयन नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? कुल्लू जिले में है, कुल्लू में है ये। और इसका गठन कब किया गया था इस पार्क का? 1984 में
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का गठन किया गया था और बाद में ऑफिशियली इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था 1999 में। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था इसको, और ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद से ही इसको 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था काजीरंगा को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो लुप्त प्राय बंगाल टाइगर हैं उनकी रक्षा के लिए 1936 में इसको शुरू में बनाया गया था हेली नेशनल पार्क के रूप में। जिम कॉर्बेट को हेली नेशनल पार्क के रूप में जो बंगाल टाइगर्स हैं उनके कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, और ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, रामनगर में। कहाँ पे है? रामनगर में। और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया था। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के गढ़वाल में है, और इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल, विश्व धरोहर स्थल 1982 में। आपने पढ़ा होगा नंदा देवी अभ्यारण्य या नंदा देवी नेशनल पार्क, वो यहीं पे है वैली ऑफ फ्लावर में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। भारतीय सेना द्वारा विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम का क्या नाम है? भारतीय सेना ने डेवलप किया है एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम, इसका नाम क्या है? देखिए, भारतीय सेना ने ये त्वरित कनेक्टिविटी के लिए किया है। स्वदेशी है, ये पूरा इंडिजीनियस है और स्वदेशी रूप से विकसित है। एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम है, और एक बुनियादी ढांचा जो आर्मी और नागरिक उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, ये है संभव। संभव है इसका नाम, और संभव का मतलब क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सिक्योर आर्मी मोबाइल, और ये भारत और वी वर्जन, इस तरीके से इसका नाम रखा है संभव। कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, अपनी तैयारी में जी जान लगा के जुट जाइए, फालतू की अफवाहों में या इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्जाम की डेट आ चुकी है, जितना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको जनरल स्टडीज के पेपर के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक सदस्य प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? ये पूछा है राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, ये कब बना है, कौन से संशोधन से बनाया गया है? पूर्ण रूप से। पहले इसमें एक मेंबर हुआ करता था और बाद में इसको फुल फ्लेज आयोग बनाया गया है। तो ये कौन सा इसमें अमेंडमेंट किया था संविधान में जब ये बनाया गया था? ये 1990 में 1990 में किया गया था। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 65वां संशोधन 1990 में किया था, और जब जाके ये आयोग बनाया गया था। जो पहला अमेंडमेंट किया था संविधान में वो 9th शेड्यूल के लिए किया था। 9th शेड्यूल में अगर किसी चीज को डाल दिया जाता है तो फिर उसमें बदलाव नहीं होता है। SC/ST कमीशन का ये जो हम पढ़ रहे हैं 65th अमेंडमेंट था। और जो वोटिंग की एज है, वोट देने की एज जो घटा दी गई थी, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी, वो पूछ लिया जाता है कई बार। तो वोटिंग की एज रिड्यूस की थी 61st, यहाँ पे वोट देने की उम्र कम कर दी गई थी। 44वां क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले आपका आर्टिकल 31 था, जो आर्टिकल 300 में चला गया है, ये इसी में संशोधन किया था। 44वां संशोधन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 101वां संशोधन क्या किया गया था? जीएसटी है, ये संविधान में 101वां संशोधन किया गया था।
ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेक्युलर इंटीग्रिटी ये सब किया गया था जो 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के टाइम किया था। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा और बिल्कुल ये 100% आपके टू द सिलेबस है। पिछले कई सालों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।